बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.5। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्रीज। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स। स्टूडेंट्स, इससे पिछले प्रॉब्लम्स में यानी फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स में हमें दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन था। हमें रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग टू एंगल्स फाइंड आउट करना थे। यहां पर हमें टू साइड्स की एक्चुअल लेंथ गिवन नहीं है, उन साइड्स की लेंथ्स के दरमियान रेशो गिवन है और वो रेशो है 3:2 और हमें इंक्लूडेड एंगल गिवन है उन्हीं दो साइड्स के दरमियान और वो है 57 डिग्रीज। हमें रिमेनिंग टू एंगल्स सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें जानना होगा कि रेशो क्या है। रेशो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? क्या एक्चुअल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है? द आंसर इज नो। रेशो है ताल्लुक दो क्वांटिटीज के दरमियान कि उन दोनों का आपस में क्या कंपैरिजन है। रेशो को समझने के लिए मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आपका एक मैथ्स का टेस्ट हुआ, आपके पेरेंट्स को मालूम था कि आपका मैथ्स का टेस्ट हो रहा है। टेस्ट हो गया, मार्किंग हुई। अगले दिन आपके फादर आपसे पूछते हैं, बेटा टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा? अब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, बाबा मेरे मार्क्स मेरे दोस्त शाहिद से डबल आए हैं। मेरे मार्क्स मेरे दोस्त शाहिद से डबल आए हैं। क्या आपके फादर को खुश होना चाहिए? शाबाश बेटा, जबरदस्त। क्या यह कहना चाहिए? क्या यह ताल्लुक बहुत है खुश होने के लिए कि डबल आए हैं? अगर आपके फादर मैथ्स जानते हैं तो उन्हें क्या सवाल करना चाहिए? अगला सवाल उनका क्या होना चाहिए? जी, उनका सवाल होना चाहिए, बेटा शाहिद के नंबर क्या हैं? अब आपको बताना पड़ेगा, अब आपका पोल खुलेगा। अगर शाहिद के नंबर हैं 10 आउट ऑफ 100 तो माशाल्लाह आपके डबल, उसके 10 आउट ऑफ 100 आपके 20 आउट ऑफ 100, वो भी फेल, आप भी फेल। डबल से क्या हुआ? अगर उसके मार्क्स 20 हैं, आपके डबल 40, वो फेल, आप बस पासिंग में आ गए। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी ठुकाई होनी चाहिए। लेकिन जरा गौर कीजिए, अगर उसके मार्क्स 45 हैं, 46 हैं, 48 हैं, 50 हैं तो डबल 90, 92, 50 हैं तो डबल फुल मार्क्स, एक्सीलेंट। यानी ये जो डबल का ताल्लुक है जो आपने घुमाने की कोशिश की उन्हें, ये क्या है? ये धोखा है। ये दो क्वांटिटीज का आपस में ताल्लुक तो जरूर है, लेकिन इससे क्वांटिटीज वाजे नहीं होती कि वो एक्चुअल वैल्यूज क्या है। अब यहां पर भी यही कहानी है। हमें कहा गया है कि ट्रायंगल की दो साइड्स, उनके दरमियान, उनकी लेंथ्स के दरमियान जो रेशो है वो है 3:2। मैं फर्ज करता हूं कि ये है 3 और ये है 2। रेशो है, मैंने कह दिया कि 3:2 और एंगल है 57 डिग्रीज। अब 3:2 का ताल्लुक और नंबर्स के दरमियान भी हो सकता है, यानी मैं एक और पेयर बना देता हूं। ये साइड अगर आप 6 कर लें और ये 4 कर लें तो इन दोनों के दरमियान भी ताल्लुक 3:2 बनता है। यहां पर देखिए, अगर आप 2 से कटिंग कर दें
2 3s are 6, 2 2s are 4, तो ये 3:2 बन जाएगा वापस। 57 यहां पर भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं। और आप कर सकते हैं 9 और 6 में भी रेशो 3:2 बनती है। अगर आप कटिंग करें 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3:2। इस तरह बेशुमार पेयर्स आप बना सकते हैं, इनफाइनाइट पेयर्स आप बना सकते हैं नंबर्स के कि जिनमें रेशो 3:2 होगी। वैसे ही जैसे इनफाइनाइट पेयर्स बन सकते हैं डबलिंग के, कि जी उसका मार्क्स 1 मेरे 2, उसके 2 मेरे 4, उसके 3 मेरे 6, यानी डबलिंग के बेशुमार रिलेशंस हैं। 3:2 के बेशुमार पेयर्स मौजूद हैं। सो हमारी एक्चुअल साइड्स क्या हैं? हमें एक्चुअल साइड्स से यहां पर कुछ लेना देना नहीं, हमें उनका ताल्लुक ही काफी है। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल्स। ध्यान से सुनिएगा, हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल्स। और एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स के दरमियान, तीनों साइड्स इनफैक्ट इक्वल हैं, फर्ज करें ये इक्वल हैं, देखने में शायद आपको ना भी लग रही हो, ये साइड थोड़ी बड़ी लग रही हो, लेकिन मान लें थोड़ी देर के लिए ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन तीनों साइड्स के दरमियान रेशो क्या होगी? जी, रेशो होगी 1:1, यानी तीनों की रेशो 1:1:1 ये होगा। अब एंगल्स 60 होंगे। आप इस साइड की इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं, इस साइज की बनाएं, या इससे बड़े साइज की आप बना लें। आप जिस मर्जी साइज की इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, उसकी तीनों साइड्स में जो रेशो सेट होगी वो क्या होगी? तीनों साइड्स बराबर, रेशो सेट होगी 1:1:1, और तीनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। यानी अगर साइड्स की जो रेशोज हैं वो फिक्स रहें तो एंगल फिक्स रहते हैं। आप किसी भी साइज की इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें, एंगल यही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। सो मैं 3:2 वाली कोई भी ट्रायंगल ले लूं जिसकी दो साइड्स 3:2 में हो और उनके दरमियान एक एंगल 57 डिग्रीज फिक्स कर दूं, तो रिमेनिंग 2 एंगल्स हर केस में सेम आएंगे, चूंकि रेशोज फिक्स हो चुकी हैं। सो हम यहां पर कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, तीनों में से बल्कि और भी पेयर बनाए जा सकते हैं, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। हम इसमें सिंपलेस्ट ऑप्शन लेंगे, हम इसी रेशो को साइड्स में कन्वर्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यानी 3:2 जो है हम इसी को साइड्स मान लेते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा इसका होमवर्क किया कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब हम इसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। द प्रॉब्लम वाज प्रॉब्लम नंबर 11, रेशियो बिटवीन टू साइड्स 3:2 included angle 57 degrees, remaining two angles हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कंसिडर the sides as रेशो। इसी रेशो के मुताबिक हम साइड्स कंसिडर कर लेते हैं। लेट हम दो साइड्स कंसिडर कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम बनाकर, ये 3 ये 2,
ए बी सी अल्फा बीटा गैमा ए बी और सी, यानी ये हमारा ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन। लेट B is equal to 3, C is equal to 2, अल्फा is equal to इंक्लूडेड एंगल हमें जो गिवन है 57 डिग्रीज, विद रेफरेंस टू या विद रिस्पेक्ट टू रफ डायग्राम। हमारी इस रफ डायग्राम के मुताबिक ये हमारे नाम हो गए बी सी और अल्फा। हमें रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। अब बी सी और अल्फा हमारे पास अगर स्टूडेंट्स मौजूद है तो हमें रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए, बीटा और गैमा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा जी? क्या लॉ ऑफ साइन यूज किया जा सकता है? यहां पर ये 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल हमने डिस्कस बार बार किया हुआ है कि जब भी 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो हमारा मोस्ट फेवरेट लॉ वो है लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइन यूज करने के लिए यहां पर अल्फा है तो अल्फा के अगेंस्ट हमारा लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा यूज होगा जी? जिसमें सब्जेक्ट है ए स्क्वायर। सो यूजिंग, अब ये ए स्क्वायर हम फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं, इनफैक्ट ये भी जरा बात कर लें। हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए बी और सी, जब तीनों साइड्स हमारे पास मौजूद होंगी तो हम उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज करके हम रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, जिस तरह हमने पहले 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। पहले हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज किया था और उसके बाद लॉ ऑफ साइंस। सो सॉल्व करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। चूंकि अल्फा है तो हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोसाइन ऑफ अल्फा। वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 कोसाइन ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू 57 डिग्रीज। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 माइनस 2 3 6 2 12 और कोसाइन ऑफ 57 कैलकुलेट करते हैं। कोसाइन ऑफ 57 we have 0.545. A square is equal to 9 plus 4 13 minus 12 into 0.545, we have 6.54. A square is equal to 13 में से इसको माइनस किया, we have 6.46. सो A की वैल्यू होगी, किस तरह से आएगी जी? स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास A की वैल्यू we have 2.542. This is the value of A. हमें वैल्यू ऑफ A नहीं चाहिए थी, ये हम जानते हैं। हम वैल्यू ऑफ A को यूज करेंगे रिमेनिंग 2 एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। अगर अब हमें बीटा फाइंड आउट करना है तो हमारे पास B मौजूद है, एक पेयर हमारा मुकम्मल हो गया है A और अल्फा। लॉ ऑफ साइन यूज करने के लिए एक पेयर साइड और अपोजिट एंगल ये हमारे पास होना चाहिए। A और अल्फा हमारे पास आ गया। अब B की वजह से बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूजिंग लॉ ऑफ साइंस फॉर बीटा, एक एहतियात स्टूडेंट्स, एक बात जो हम भूल रहे थे, मैं भी भूल रहा था, हमें ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ साइड लॉ ऑफ साइन की मदद से सॉल्व नहीं करना, फाइंड आउट नहीं करना। हमारी ग्रेटेस्ट साइड अब क्या बन रही है?
B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2 और A की वैल्यू है 2.5। ग्रेटेस्ट साइड है B, तो हमें बीटा यूजिंग लॉ ऑफ साइन यू फाइंड आउट नहीं करना। गलती हो सकती है, अगर वो एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो रफ डायग्राम है, इसमें तो हमारे पास बीटा एक्यूट नजर आ रहा है, लेकिन ये रफ डायग्राम है, इसे हमने सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल किया है। हम बीटा की बजाय गैमा फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल नहीं है, गैमा ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। सो हम गैमा फाइंड आउट करेंगे फॉर गैमा यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। अब गैमा के लिए हमारे पास C मौजूद, लॉ ऑफ साइन जो यूज होगा दैट विल बी C ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू, दूसरी तरफ जो पेयर हमारे पास मुकम्मल हो चुका है वो है A ओवर साइन ऑफ अल्फा। अब चूंकि हमें फाइंड आउट करनी है गैमा की वैल्यू, सो हम मैनिपुलेशन करते हैं। यहां पर हमारे पास साइन गैमा किसके इक्वल होगा? जी, मैनिपुलेशन। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा कुछ इस तरह से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद साइन गैमा न्यूमरेटर में C इंटू साइन ऑफ अल्फा ओवर A। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। साइन ऑफ गैमा, C की वैल्यू 2, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ 57 डिग्रीज डिवाइडेड बाय A की वैल्यू 2.542। राइट साइड की कैलकुलेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ 57 डिग्रीज (2.542) डिनोमिनेटर में वी हैव 0.6598। 0.65 की बजाय हम यहां 66 लिख लेंगे। गैमा की वैल्यू हमारे पास होगी, साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे, वी हैव 41 डिग्रीज 17 मिनट्स। 41 डिग्रीज 17 मिनट्स, ये आ गई गैमा की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद 57, गैमा की वैल्यू आ गई। बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जी 2 एंगल्स आ चुके, हम यूज करते हैं ये अपना यूनिवर्सल लॉ फॉर ट्रायंगल। इसका नाम नहीं है वैसे यूनिवर्सल लॉ। हमें फाइंड आउट करनी है बीटा की वैल्यू। बीटा विल बी 180 डिग्रीज माइनस अल्फा माइनस गैमा, यानी 180 डिग्रीज माइनस अल्फा की वैल्यू 57 डिग्रीज माइनस गैमा की वैल्यू 41 डिग्रीज 17 मिनट्स। कैलकुलेशन 180 डिग्रीज माइनस 57 डिग्रीज माइनस 41 डिग्रीज 17 मिनट्स। वी हैव 81 डिग्रीज 43 minutes. This is the value of beta. हमें रिमेनिंग 2 एंगल सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे रिमेनिंग 2 एंगल्स आ चुके, हमारा सॉल्यूशन एंड हुआ। थैंक यू।